सो हे बच्चों, दिस इज अमन सर। मैं एक एक्स अनअकैडमी फैकल्टी हूँ जो कि मैं मैथमेटिक्स के लिए, चाहे वो 9th 10th 11th 12th जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लेवल के लिए आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी ये जो वीडियोस आ रही हैं वो बेसिकली वन शॉट लेक्चर्स सिर्फ एग्जाम पर्पज से मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम्स या आपको वन शॉट में कोई भी चैप्टर को रिवाइज करना है और बहुत इफेक्टिवली और बहुत कम टाइम में करना है, जो कि हमें अपने एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं इन लेक्चर्स को निकाल रहा हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा मजा आएगा और आप लोगों को लगेगा कि दिस इज वर्थ इट इन लेस टाइम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा अपने आप में ही एक रिलेशन डिफाइन कर देता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम क्या कर सकते हैं? एक रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबको पता है कि सर देखो, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर है। इस चीज को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे बेटा अगर मैं बोलता हूं कि कुछ सेट्स ए, किसी ए सेट्स में ए जो है किसी ए सेट को बिलोंग कर रहा है, और जो स्मॉल बी है, जो हमारा स्मॉल बी है, वो कैपिटल बी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? दैट इज ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि, और ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है। ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेशन बना रहा है। ठीक है ना? अच्छा रिलेशन बना रहा है तो उसका क्या है? जैसे बेटा अगर मैंने एक सेट लिया और एक बी सेट लिया, दैट इज मैंने एक बहुत सिंपल सा सेट लिया, दैट इज 1,2 और दैट इज A,B। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं ए क्रॉस बी मुझे अगर निकालना है, मुझे क्या निकालना है सर जी? ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो आई वुड से कि हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं सर जी? जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो, अब वन का रिलेशन अब दोनों में बैठाओ, दैट इज वन का रिलेशन ए से भी है, वन का रिलेशन बी से भी है, तो दैट इज 1,A 1,B। अब सेम अगर मैं टू की बात करता हूं, तो टू का रिलेशन ए से भी है, बी से भी है, दैट इज 2,A और बी 2,B। तो ये एक नया सेट निकल के आ रहा है जो कि क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मतलब एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि हमने ए और बी में आपस में एक रिलेशन बना दिया। आपस में क्या बना दिया? रिलेशन बना दिया, जो कि हमारा रिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, अच्छा सर, एक एरो डायग्राम होता है बेटा। एरो डायग्राम क्या हुआ? हमने दोनों सेट लिख लिए ए बी, और हमने क्या किया? टुवर्ड्स पॉइंट कर दिया कि जहां पर ये जिसे पॉइंट कर रहा है। जैसे वन जो है वो ए को रिलेशन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा था वन ए। ठीक है, वन जो है वो बी को भी रिलेशन दे रहा था, तो मैंने एक एरो कर दिया। वन जो है सी को भी रिलेशन दे रखा था। सिमिलरली यही रिलेशन तुम्हारे होते चले जाएंगे। दैट इज वेरी ऑब्वियस सर। किस सर? अच्छा बेटा, एक और चीज, अगर बेटा मुझे क्या करना होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वेक्टर, ए सेट्स। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स की बात करूं, तो वो जो होता है वो अगर मान के चलो दैट इज पी, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट की बात करूं तो दैट इज क्यू। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसकी बात करूं? अगर मैं टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो दैट इज पी इंटू क्यू। मतलब ये जो निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे? जैसे आप मान के चलो दिस इज टू एंड दिस इज टू, तो इसके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कितने निकल के आए? 4 ही तो निकल के आए। तो आराम से हम 2 इंटू 2 कर लेंगे, तो आराम से क्या आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, ये एक और चीज, एंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। अब बेटा हो सकता है कि जरूरी नहीं है, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन एक ऐसी चीज है कि आपको जरूरी नहीं है आप हर बार सारे रिलेशन निकालो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं देखो, एक नया रिलेशन बना देता हूं, और कह देता हूं इस रिलेशन में सिर्फ 1,A है, और कौन सा है? 2,B है, और सारे नहीं है। मैंने कोई रिलेशन ऐसी बनाया कि भाई ए और बी में से, ए और बी के रिलेशन में सिर्फ कौन सा लाला ले रहा हूं? 1,A ले रहा हूं और 2,B ले रहा हूं। ठीक है, 1,A ले रहा हूं और 2,B ले रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है अब यही बात ये ऐसा कहता है कि आप ऐसे पॉसिबल, अगर सेट ए और सेट बी को मिला के एक रिलेशन बनाते हो, तो ऐसे कितने पॉसिबल रिलेशंस बना सकते हो? तो तुम बना सकते हो 2 की पावर पी क्यू जो है रिलेशन बना सकते हो। तो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू गाइस कि एक्चुअल में इसे क्या किससे बनाया जा सकता है? 2 की पावर पी क्यू से बनाया जा सकता है। ओके सर, अब आता है बेटा बहुत अच्छी चीज। आई थिंक आपको ये चीजें ना आती भी होंगी, आपको जल्दी जल्दी चीजें समझते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, व्हाट इज एम्पिटी रिलेशन? एम्पिटी रिलेशन जो होता है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब खुद का एलिमेंट, मतलब मान के चलो अगर
कोई भी ए वेक्टर ए है, ठीक है, मान के चलो दैट इज 1,2,3, तो इसका जो है अपने किसी भी एलिमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है, अपने किसी भी एलिमेंट से क्या नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट इज व्हाट एम्प्टी रिलेशन, दैट इज व्हाट एम्प्टी रिलेशन। ठीक है सर, अगर मैं यूनिवर्सल बोलूं तो यूनिवर्सल कहेगा सर कि इसका हर एक एलिमेंट, मतलब अगर मैं हर एक अपने एलिमेंट से इसका रिलेशन होगा तो दैट इज यूनिवर्सल एलिमेंट, यूनिवर्सल रिलेशन। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है बेटा। एक और बेटा जो मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि आप लोग मैथमेटिक्स में आप अगर अभी एकदम लास्ट में एग्जाम में ना, तो यू कैन गिव द 100% टू यू गाइस। कैसे? आपको ना बहुत ज्यादा थ्योरी बेस नहीं जाना मैथमेटिक्स में। अभी मैं ना बहुत जल्दी इन थ्योरीज को कंप्लीट करूंगा और देखूंगा क्वेश्चन से जो है इन थ्योरीज को और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको लोग ना जल्दी रिवाइज होगा। गारंटी दे रहा हूं बेटा, अगर आप इतना आप कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और अगर आप अलग से एक आध घंटा चैप्टर को देंगे तो आपका चैप्टर जो है पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके सर, ओके बेटू। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन की बात करूं तो सर क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में तीन चीजें जो कि हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ पर्सपेक्टिव, दैट इज रिफ्लेक्सिव, दैट इज सिमेट्रिक, दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके सर। अच्छा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है? आई होप आपको आता होगा, नहीं आता होगा आपके सर बैठे हुए हैं। देखो बेटा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए। अच्छा, कोई ऐसा रिलेशन सेट ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। याद रखना, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, जिसका हर एक एलिमेंट अपने आप के एलिमेंट से क्या होता है? रिलेट कर रहा होता है। हर एक एलिमेंट अपने आप के एलिमेंट से क्या कर रहा होता है? रिलेट कर रहा होता है। जैसे मान के चलो, ठीक है, मान के चलो आई कैन से कि मैंने ऐसे ना देखे, देखो मैं अगर तुम्हें डायरेक्ट दे दूं, बी भी ना दूं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इसे थोड़ा सा वो करना चाहूंगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक ए रिलेशन देता हूँ। ठीक है, एक रिलेशन देता हूँ और मैं देता हूँ कि मेरा ए जो है एक पर्टिकुलर सेट दे रखा है, कोई भी, मतलब इन्हीं में से आपको एलिमेंट चुनने हैं। मुझे क्या करने हैं? इन्हीं में से एलिमेंट चुनने हैं। ठीक है, तो बेटा समझना, अब मैं कोई रिलेशन बना रहा हूं, अब मैं समझना, तुम बोलोगे सर दो एलिमेंट देने की जरूरत होती है, आपने दो सेट दिए थे जब आपने रिलेशन बनाया था। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, एक सेट दे रहा हूं तुम्हें ए। ठीक है, अब जो भी आप रिलेशन बना रहे हो वो इनके जो एलिमेंट्स है उनके द्वारा बनाओ। ऑर्डर्ड पेयर जो बना रहे हो इनके, जैसे आप ए बी बना सकते हो, ए सी बना सकते हो, ए बना सकते हो, बी बना सकते हो, सी बना सकते हो। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव कहता है कि आपके रिलेशन में, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जिसका हर एक एलिमेंट का हर मतलब एलिमेंट जो है अपने आप से क्या कर रहा होगा? रिलेट कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं इनमें से बोलूं तो अगर किसी रिलेशन में ए बी और सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर किसी रिलेशन में, और भी कर सकते हैं, जैसे ए बी कर सकता है, ए सी कर सकता है, लेकिन अगर किसी रिलेशन में अगर मैंने ए उठाया तो ए बी करना चाहिए, बी उठाया तो बी बी करना चाहिए, और सी उठाया तो सी अगर इतना कर रहा है तो वो रिलेशन हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। बड़ी ही छोटी सी बात है, बड़ी ही अच्छी तरीके से हमने समझ ली। चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन की क्या बात होती है सर? सिमेट्रिक रिलेशन बड़ा अच्छे से कहता है बेटा, जो कि मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशंस पे जानी ना, जल्दी चीजों को समझाने चाह रहा हूं। तो अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं तो सिमेट्रिक रिलेशन बड़े अच्छे से कहता है कि सर देखो, अगर आपके रिलेशन में ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर सेम मैंने यही एक एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, अगर मैंने बोला कि आपके रिलेशन में ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। आपको उसका मतलब क्या कराना पड़ेगा? आपको उल्टा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है, एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझू तो अगर आपने ए बी दिया सर, तो आपको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा? बी कॉमा ए प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बात तो सही है सर। तो इसीलिए देखो ये लिखा है ना, इफ ए कॉमा बी इन रिलेशन देन बी कॉमा ए मस्ट बी नेसेसरली देयर इन द सेम रिलेशन। मतलब वो जो है नेसेसरली क्या होना चाहिए? सेम रिलेशन में होना चाहिए। अब जैसे तुम ना कुछ अच्छा सिमेट्रिक रिलेशन में अधिकतर हमारे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में भी हमारे जो है बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। जैसे मैं दो तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, दो एग्जांपल जो लेता हूँ वो मैं ये लेता हूँ कि मान के चलो मैंने कोई एग्जांपल लिया कि दैट इज अगर ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, मैंने बोला कि कोई रिलेशन कैसे है? ए अगर बी का भाई है, तो अब सिमेट्रिक होने के लिए सोचो, सिमेट्रिक होने के लिए ये होना चाहिए कि बी भी ए का भाई होगा। तो मैं कहीं ना कहीं लग रहा होगा हाँ सर, ए तो बी का भाई है,
तो बी भी ए का, मैं बोला नहीं बेटा भाई, ए जो है बी की सिस्टर भी तो हो सकती है भाई, ए लड़की हो सकती है, बी लड़का हो सकता है, तो भाई ए जो लड़की है वो तो अपने आप को वो तो बी को भाई बुलाएगी, लेकिन जो लड़का है वो उसे तो सिस्टर बुलाएगा ना, तो बेसिकली ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक में नहीं होगा। ये भाई है लेकिन इसके लिए ये सिस्टर है, ठीक है, तो दैट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ए मे बी अ सिस्टर ऑफ बी। बात समझ में आ जाती है। चलो बेटा, अगर मैं अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ L1 परपेंडिकुलर है L2 के, सही बात है, अगर कोई चीज दो लाइन परपेंडिकुलर है तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो मैं बोल सकता हूं ना L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, भाई बोला जा सकता है बिल्कुल। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी तो पैरेलल है L1 के, तो बेसिकली दीज आर द सिमेट्रिक रिलेशंस, दीज आर व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे से समझ में आती है। अच्छा बेटा जी, चलो आगे जल्दी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन की, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या बात करता हूं? ट्रांजिटिव रिलेशन अगर मैं बात करता हूं तो एक रिलेशन वो रिलेशन जिसमें मान के चलो, जिसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सी चीज समझ लो कि भाई तुम्हें ये ऐसा होना चाहिए कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एक रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ए बी लिस्ट करना, यहाँ पर जहां पर छोड़ा वो यहाँ पर कर रहा है, तो इसका मिला के ए सी भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ट्रांजिटिव अगर ऐसा है तो अगर ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है और अगर बी सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द फॉलोइंग कंडीशन। नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई सेट ऑफ एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहे तुम लोगों को, मुझे क्या नहीं मिल रहा है, कोई सेट ऑफ एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहे, तो दीज रिलेशंस आर ट्रांजिटिव रिलेशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसे सेट ऑफ रिलेशंस मिल रहे हैं जिनका बेसिकली इमेज पॉइंट अगर तुम्हें पता होगा, तो दीज आर द इमेज पॉइंट्स और दीज आर द डोमेन पॉइंट्स। अगर इनके इमेज पॉइंट और डोमेन पॉइंट सेम है तो बेसिकली आपको ए और सी को भी उसमें एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक और चीज आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे आ जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो अगर ये तीनों रिलेशन अगर हैं तो दीज आर कॉल्ड अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि यू कैन शो दैट दिस रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, ठीक है। चलो बेटा, ये बात आपको समझा। अब बात आती है इक्विवेलेंस क्लास। बेटा मैंने इतने लोग देख लिए कि बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास कोई निकाल ही नहीं पाता। चल बेटा, एक मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे एक्चुअल में इक्विवेलेंस क्लास होता है मैं बताता हूँ, ठीक। जैसे मान के चलो मैंने एक रिलेशन लिया, मान के चलो पहले से ही मैंने बोला 1 2, मैंने बोला 3,1, मैंने बोला 4,2, मैंने बोला 1,3, मैंने बोला 2,1, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में मुझे ये निकालना है, समझना, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। मुझे इक्विवेलेंस, अच्छा तुम्हें जब भी इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आएगा ना, तो तुमसे बोलेगा फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, फाइंड व्हाट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन एट 1। मतलब मैं ये बोलेगा कि आप इक्विवेलेंस क्लास निकालो किसी रिलेशन की किस पर, 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो, ठीक है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास। तो बेसिकली बेटा आपको पता है क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास या आपसे डायरेक्ट एलिमेंट्स पूछ लेता है, तो आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि एक्चुअल में 1 जो है वो किस से रिलेट कर रहा है। तो देखना बेटा, 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर 1 जो है 3 से भी, मैं बोलूँ नहीं बेटा, एक्चुअल में 1 को, ये देखो एक बात और बता दूं, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, और इस ऑर्डर्ड पेयर में अगर तुम बोलोगे तो दिस इज डोमेन, अगर तुम ढंग से अगर फंक्शन में जाओगे तो दिस इज डोमेन और दिस इज रेंज, ठीक है, दिस इज डोमेन और दिस इज रेंज। तो बेसिकली 1 जो है यहां होना चाहिए। तो बेसिकली हमें इक्विवेलेंस क्लास किसके लिए, 1 के लिए निकालनी है, तो हमें ये बतानी है कि 1 जो है किस रिलेट कर रहा है। तो 1 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है, सही बात है सर। और यहां पर 1 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से। तो बेसिकली 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी है, 2 और 3, मतलब 2 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं किसके लिए, 1 के लिए। तो ये है एक सिंपल सी बात जो कि इक्विवेलेंस क्लास की होती है कि 1 जो है वो किसके से रिलेट कर रहा है। आपसे अगर मैं पूछूं 2, तो 2 के लिए सिर्फ एक ही है 1, ठीक है ना। 2 किससे रिलेट कर रहा है, सिर्फ 1 से रिलेट कर रहा है। 2 किससे रिलेट कर रहा है, सिर्फ 1 से रिलेट कर रहा है। वो 2 जो है किसमें होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर में होना चाहिए।
फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में होनी चाहिए। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे से समझ में आती है सर, अब तो हम होशियार हो गए सर। ठीक है चलो बेटा। अच्छा एक और बहुत बहुत 2023 में बड़ा ही चीज अच्छी रही है, याद रखना बिल्कुल। अच्छा तुमसे अगर बोला जाए कि एक एलिमेंट, तुम पे कुछ क्या कहते हैं कि कुछ एक्स एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनसे आपका रिलेशंस बनाए गए हैं, उन एलिमेंट से क्या बनाए गए हैं? रिलेशंस बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक सेट दे दिया, उन्हीं से रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताओ कि आपके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं, आपके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज, ठीक है, और आप अपना एक फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज 2x² - x। अगर x की वैल्यू जो भी आप दे दोगे मैं उस हिसाब से आंसर निकाल दूंगा। तो बेसिकली अगर मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए मुझे अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने हैं तो यू कैन पुट द डायरेक्ट द फॉर्मूला 2x² - x। ओके सर, चलो आज CBSE 2023 का दैट इज द वेरी वेरी प्यारा क्वेश्चन जो कि कह रहा है भाई सर देखो, अगर ए में दो एलिमेंट हैं दैट इज 3 और 5, इसी से रिलेशंस बन रहे हैं, तो बता दो द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, मतलब एक ए से कितने रिलेशन है। तो बेसिकली सर x की वैल्यू 2 है सर, तो हमारे रिलेशंस जो बन के आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 2 स्क्वायर माइनस का 2, 2 की पावर 2 स्क्वायर माइनस का 2, तो दैट इज 2 की पावर 4 माइनस का 2, दैट इज 2 की पावर 2, आंसर इज 4। तो फाइनल आंसर तुम्हारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर जी? वो आपका निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस गाइस। ओके 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 सर। अच्छा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और देख लेते हैं जिससे आपकी और समझ अच्छी हो जाए। अच्छा बेटा देखते हैं, सो दैट अब इससे ना आपको ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक याद रखना बेटा, जैसे स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं वैसे लिख के आओ। एक नंबर आपका एग्जामिनर काटने की हिम्मत नहीं रखता, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक नंबर आपका एग्जामिनर काटने की हिम्मत नहीं रखता, आपके स्कूल टीचर्स हो, आपका एग्जामिनर हो, कोई भी हो, आपका एक नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। लेट्स सी गाइस। अच्छा शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, एक सेट ए है A1 1, 2, 3 गिवन, इस 1, 2, 3 से एक रिलेशन उसने बना के दिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि शो करना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, बस बेसिकली रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो बेटा जब भी ना देखो अगर हमें किसी भी चीज को ना प्रूव करना होता है ना, तो हम उसकी कमियां ढूंढते हैं कि देखो किसी में अगर मुझे प्रॉब्लम है तो उसकी कमियों को ढूंढता हूं। जैसे कि तुम लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हो, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, वरना मैं तुम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करता। अगर आपको क्या कहते हैं किसी को छोड़ना है तो आपको ना उसकी कमियां देखनी पड़ती हैं। तो कमियां कैसे देखोगे? कमियां इसमें देखोगे कि आपने जैसी एक कमी देख ली आप उस पर पिन पॉइंट कर दोगे कि भाई तेरे में ये कमी है तो तू रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, भाई तेरे में ये कमी है तू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, भाई तेरे में ये कमी है तू ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की, तो हाउ कैन यू चेक? तो यू कैन जस्ट आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि अगर एक ए सेट है तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन में लिखोगे कि आर में मस्ट होना चाहिए, क्या मस्ट होना चाहिए? आर मस्ट क्या होना चाहिए? जो कि होना चाहिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3। यू कैन जस्ट गिव द एक लाइन भी लिख सकते हो कि आर में आर मस्ट बी क्या होना चाहिए? 1, 1, 2, 3, 3 जो कि है तो आर में है। Hence all the value, all the ordered pair are lie in the R, ordered pair are lies in the R, lies in relation R, क्या बोल सकते हो आप कि सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है रिलेशन आर के रिलेशन में हैं। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है सर। ओके सर। अच्छा बेटा जी अब बात कर लेते हैं बेटा जी सिमेट्रिक की, ठीक है। अब बात किसकी कर लेते हैं सर जी? सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं मैं। किसकी बात कर लेता हूं? यू कैन पुट, मैंने अभी अपनी जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए कर दिया है, ठीक है। तुम लोग मतलब ऐसे लाइन कर देना भाई, तुम्हारे पास बोर्ड पे बहुत सारी कॉपी है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। खूब बड़ा बड़ा लिख के आओ। अच्छा सिमेट्रिक की बात कर, मैंने बोला कमी ढूंढो। सिमेट्रिक के लिए तुम बोलते हो सर
कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो उसका उल्टा होना चाहिए। अब जैसे देखो 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, मतलब उल्टा उल्टा 2 2 3 3, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर देखो, अगर आपके पास मतलब एक रिलेशन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है किसको, 1,2 को बिलोंग्स कर रहा है, बट अब बस एक ये लाइन लिख दो, बट रिलेशन जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा किसको, 2,1 को बिलोंग नहीं कर रहा। भाई सही बात है, भाई आपको अगर 1,2 दिया है आपने इस रिलेशन में तो 2,1 तो दो सिमेट्री के लिए, तो सही बात है। अगर ऐसा ही है सो हेंस, मतलब एक ही लाइन में गारंटी दे रहा हूं, अगर मन है तो एक और लिखा होगा ना पूरा नंबर मिलेंगे पूरे। सो हेंस, हेंस क्या बोल सकता हूं, हेंस इट इज दिस इज नॉट ए, या फिर दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना टर्म से टर्म, मतलब क्या ही लिखोगे यार, क्या ही लिखोगे, एग्जामिनर को भी पता है। ठीक है चलो। अच्छा ट्रांजिटिव की बात कर लेता हूँ। ट्रांजिटिव में अगर मैं बोलता हूँ तो ट्रांजिटिव में क्या बोलता हूँ, ट्रांजिटिव के लिए सेम बात। अब मैं कमी ढूंढते हैं, देखो सर देखो मैं पेयर ढूंढता हूँ। ठीक है, पेयर अगर मैं ढूंढूं देखो, तुम बोलोगे सर ये तो ट्रांजिटिव है कैसे, सर देखो एक पेयर मिल रहा है मुझे 1 1 और 1 2। देखो अभी रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है रफ वर्क कर रहा हूँ, तो तुम बोलोगे सर 1 1 और 1 2 है, और अगर मैं इसका ऐसे सेम है तो इसका 1 2 भी लाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल सही है। लेकिन बोलूंगा बेटा नहीं, ऐसा नहीं है कि एक पेयर मिल गया तो सभी मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है ना एक पेयर मिल गया तो सारे मिल जाएंगे, भाई कुछ और मिल सकता है। अब देखो अपने दिमाग से देखो कि कौन सा, अब तुम एक पेयर देखो, ये वाला पेयर देखो, ये और ये वाला पेयर देखो, तो तुम बोलोगे सर अरे सर ये भी दिख गया मुझे, क्या दिख गया कि सर 2,2 दिख गया और 2,3 दिख गया। इसका मतलब देखो अगर रफवर्क में दिमाग में कर गया कि 2,2 में देखो सर ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इस रिलेशन में 2,3 भी होना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या होना चाहिए 2,3 होना चाहिए, तो तुम बोलोगे सर वो भी है। ठीक है, तुम बोलोगे सर वो भी है, अरे बेटा ये भी बात सही है। अच्छा एक और चीज दिख गई सर, कैसे दिख गई फटाफट देखते हैं। सर ये दोनों देखना, ये दोनों देखो एक बार, अगर मैं ये दोनों देखूंगा तो 2 2 सेम है और 1,3 नहीं दिख रहा। अरे वाह सर ये तो बात सही कह दी, इसका मतलब ये तो ट्रांजिटिव नहीं है, यही तो प्रूव करना था। चलो कर दो बेटा, इसका लिख दो कि भाई सर आर बिलोंग कर रहा है 1,2 को, कोई दिक्कत नहीं है, आर बिलोंग कर रहा है 2,3 को, कोई दिक्कत नहीं है, बट आर को बिलोंग करना चाहिए था किसको, आर को बिलोंग करना चाहिए था किसको 1,3, लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहा है। हेंस मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव फंक्शन बेटा। ठीक है, आई गेस आपको ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा टाइम इसलिए मैंने इसे समझाने को दिया क्योंकि तुम लोगों को चीजें क्लियर करानी थी मुझे। ठीक है चलो बेटा, let's see this question guys. This is CBSE 2023 question. Let R be the relation in the set of integer z given by R जो है बोल रहा है कि क्या कहते हैं, बेसिकली एक R है जो कि पर्टिकुलर देखो एक R के लिए कौन से सेट से आ रहा है, इंटीजर्स है, मतलब सारे सेट्स जो हैं इंटीजर्स हैं, और ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, और बोल रहा है कि भाई 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी से हम क्या कर रहे हैं 2 को डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा बहुत इजी है बेटा, समझना। ठीक है, अब समझना कि भाई a कॉमा बी है, a कॉमा बी अगर सी बात है सर, मतलब a कॉमा बी से 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये चेक करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द आंसर हियर, ये देखना है। अच्छा बेटा 2 को अगर डिवाइड करूंगा a माइनस बी से, बेसिकली ये तो असर्शन रीजनिंग है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग है, फटाफट देखते हैं। मैंने बोला कि भाई एक रिलेशन, तो मैं ये रिलेशन दिया है इस बार, ऐसे करके रिलेशन दिया है कि आपका a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 बोला है। ठीक है, a माइनस बी क्या कर रहा है, डिवाइड बाई 2 कर रहा है। अच्छा अगर मान के चलो रिफ्लेक्सिव फंक्शन हुआ, अगर मान के चलो रिफ्लेक्स, पहला असर्शन r इज अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन, r जो है रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। ठीक है, पहला ये पता करना है कि r इज अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन है कि नहीं है। तो एक चीज सोचो कि भाई रिफ्लेक्सिव फंक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूं, किसके लिए बात करता हूं, रिफ्लेक्सिव फंक्शन के लिए बात करता हूं, तो बेसिक सी बात होगी कि दोनों एलिमेंट सेम होंगे। मतलब अगर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, a होगा। ठीक है, ऐसे दो अगर रिलेशन में कौन से एलिमेंट होंगे, अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो a हुआ, तो मतलब सर a कैसे सेटिस्फाई करेगा, कैसे सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा सर। कैसे भाई a माइनस ए डिवाइड बाई 2 क्या डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। आंसर तो 0 आएगा ना, आंसर तो 0 आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। अगर ये डिवाइड नहीं होता, मतलब अगर ये इंटीजर में नहीं आता आंसर, तो दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अगर दोनों एलिमेंट्स को सेम लिया जाए तो ये कंडीशन को यहां पर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करानी चाहिए। ये कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करानी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन जो है सेटिस्फाई कराएगी, बिल्कुल कराएगी। अच्छा देख लेते हैं रीजन क्या है इसका। रीजन जो सिंपल सा दे रखा है वो दे रखा है, आर रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ
एक्स रिलेटेड एक्स, मतलब अगर एक्स जो है रिलेटेड करेगा एक्स से, सही बात है भाई, एक रिलेशन जो है अपने से ही रिलेट करे, और जो एक्स है वो क्या हो, वो मतलब जो मेनली इंप्लाई कर रहा हो एक्स या बिलोंग कर रहा हो, वो किससे कर रहा हो, इंटीजर को बिलोंग कर रहा हो। तो एक ही जगह मैं एक्स एक्स भी बोलूंगा तो आई गेस आपको समझ में आती होगी। तो ये मतलब बिल्कुल सही है सर कि भाई इसका असर्शन तो सही था लेकिन उसका रीजन भी सही था, उसके असर्शन का क्या सही था, रीजन भी सही था। ओके सर, द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर डिफाइंड, ठीक है, एक पर्टिकुलर भाई सेट है जिस जो इंटीजर्स का सेट है, और वही रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है कि भाई एक रिलेशन बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, और बोला है a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 2। आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है। और हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है जिसमें कंटेनिंग हो रहा हो, जिसमें क्या कंटेन कर रहा हो, जीरो कंटेन कर रहे हो, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है जिसमें क्या कर रहा हो, जीरो कंटेन कर रहा हो, ठीक है। चलो बेटा लेट्स सी, चलो बेटा अब मैं रिफ्लेक्सिव के लिए बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, एक रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एक रिफ्लेक्सिव के लिए सीधी सी बात ये होगी कि एक रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन है तो अगर आर लेट कर लेता हूं, लेट कर देता हूं कि इस रिलेशन में क्या वो होगा, ए कॉमा ए, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखना होता है। लेट एक रिलेशन को क्या बिलोंग कर रहा होगा, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है सर। अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा होगा देन चेक द कंडीशन। अपन क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करोगे तो कंडीशन क्या कह रही है कि जो है रिलेशन जो है किससे बिलोंग कर रहा है, दैट इज a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो b की जगह इस पर क्या हो गया, a हो गया। तो बेसिकली a प्लस ए जो है वो किससे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई 2 कर रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है, 2a बाई 2, और आंसर कितना आ रहा है, दैट इज ए। मतलब सर सिंपल सी बात है कि हमारा जो मतलब रिलेशन का डिवाइड होना चाहिए वो किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, जो कि सही बात है सर, ए निकल के आ ही रहा है जो कि इंटीजर है अपने आप में। तो इसका मतलब हेंस ए इज ए इंटीजर। आप बोल सकते हो ए जो है वो क्या है, ए बिलोंग कर रहा है किसे, इंटीजर। जेड जो है किसे बिलोंग करता है, इंटीजर। हेंस आप बोल सकते हो कि रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। इतनी सी बात लिखनी थी, इससे ज्यादा एक मत लिखना, ठीक है, इससे ज्यादा एक मत लिखना। मतलब एक वर्ड का नंबर ज्यादा नहीं दे रहा हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है बस वो, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं एक बार, जल्दी सिमेट्रिक की बात कर लेता हूँ। सिमेट्रिक की बात करता हूँ। सिमेट्रिक कैसे लिखोगे भाई, सर देखो आपने बोल दिया कि लेट आर जो है वो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी पर, ठीक है। आपने बोला लेट आर जो है बिलोंग कर रहा है किस पर, ए कॉमा बी पर बिलोंग कर रहा है। देन जो है आर मस्ट बी, अब आर मस्ट बी बिलोंग होना चाहिए किस पर, बी कॉमा ए पर, ठीक है। चेक करते हैं कंडीशन को, ऐसे करके लिख सकते हो आप, चेक कर लो कंडीशन को, आर मस्ट बी कॉमा ए। कंडीशन को चेक करोगे तो कैसा होगा भाई, सर मुझे एक बात पता है, यहां के लिए कंडीशन थी, यहां के लिए जो कंडीशन थी वो थी a प्लस बी बाई 2। यहां के लिए क्या कंडीशन होगी, यहां के लिए कंडीशन होगी b प्लस a बाई 2, ठीक है ना। तो दैट इज द, हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी बाई 2। अगर मान के चलो a प्लस बी बाई 2 इज ए 2 लैम्डा। अगर मान के चलो, अगर मैं बोलता हूं नॉट 2 लैम्डा, मैं बोलता हूं कि भाई a प्लस बी जो तुम्हारा निकल के आएगा, वो k निकल के आया, a प्लस बी जो तुम्हारा निकल के आया वो k निकल के आया, तो b प्लस ए बी तुम्हारा क्या निकल के आएगा, k निकल के आएगा। तो हेंस दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। अगर मैं a कॉमा बी ले रहा हूं तब भी सेम है, b कॉमा ए ले रहा हूं तब भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ओके सर, ओके बाबू, जल्दी करते जाओ। अच्छा, आगे क्या है, आगे है तुम्हारा किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए सर। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं बेटा, अगर मैं किसकी बात करूं, ट्रांजिटिव की बात करूं, तो ट्रांजिटिव बड़ा ही इजी है सर। कैसे इजी है देख लो। अगर भाई सर सीधी बात है, आप डायरेक्ट लिखो सर, इफ आर जो है वो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी पर, ठीक है। आर जो है किसको बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी पर बिलोंग कर रहा है, तो उसकी कंडीशन जो है वो बन के आएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एंड आर जो है बिलोंग करना चाहिए किस पर बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा सी पर भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। ए कॉमा सी पर बिलोंग करना चाहिए, तो बेसिकली वो सॉरी बी कॉमा सी पर बिलोंग करना चाहिए। तो ये कंडीशन बन गई बी प्लस सी बाई 2,
देन हमें चेक करना है, देन हमें क्या करना है सर जी, चेक करना है, जो कि हम किस पे चेक कर रहे हैं, जो कि हम चेक कर रहे हैं आर जो है मस्ट होना चाहिए, मार मस्ट बी किस पे होना चाहिए, ए कॉमा सी पे होना चाहिए, जो कि हमें चेक करना है। ठीक है, अच्छा समझो, अगर मैंने मान के चलो ए प्लस बी बाई डिवाइडेड, इसे मान के चलो के मान लिया, इसे मान के चलो लैम्डा मान लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा ए प्लस बी जो है 2k के इक्वल हो गया। ठीक है, b प्लस सी जो है किसके इक्वल हो गया, लैम्डा के इक्वल हो, 2 लैम्डा के इक्वल हो गया। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन 2। अगर मुझे चेक करना है, मुझे बेसिकली क्या करना है, ए और ए कॉमा सी को चेक करना है, तो ए कॉमा सी के लिए कंडीशन क्या बनेगी, ए कॉमा सी के लिए जो कंडीशन बन के आएगी वो कंडीशन बन के आएगी, अगर मुझे चेक करना है बेसिकली ए कॉमा सी की कंडीशन को, तो ए कॉमा सी की जो कंडीशन बन के आएगी दैट इज ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो हमें एक्चुअल में ये देखना है कि दिस इज व्हाट समहाउ ये सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो बेटा एक काम करते हैं बेटा, अब तुम्हें एक बात पता है कि भाई तुम एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट, अब तुम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यू कैन से कि a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 2k प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, 2k प्लस 2 लैम्डा, तुमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया कि LHS की तरफ प्लस हो गया, RHS की तरफ प्लस हो गया, तो दैट इज दिस। अब तुम एक काम करो, तुम्हें a प्लस सी चाहिए, तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 लैम्डा माइनस का 2 भी हो जाएगा, 2k प्लस 2 लैम्डा माइनस का 2 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब अगर तुम चेक करोगे तो सर देखो b भी एक इंटीजर था, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है, b भी क्या है, एक इंटीजर था, तो बेसिकली आप a प्लस सी की जगह रखोगे, अगर आप a प्लस सी की जगह यहां रख दोगे तो 2k प्लस 2 लैम्डा माइनस 2b अपॉन 2 रखोगे, तो बेसिकली आंसर क्या निकल के आएगा, दैट इज k प्लस लैम्डा माइनस का b निकल के आएगा, जो कि डिविजिबल ही है अपने आप में, भाई डिविजिबल है कि नहीं है, हेंस दिस इज डिविजिबल बाय, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो भाई ये भी समझ में आ गया सर कि भाई ये भी, इसे भी हमें क्या कराना था, डिविजिबल कराना था 2 को, सो इट इज सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांजिटिव फंक्शन, सो दिस इज व्हाट, ट्रांजिटिव फंक्शन। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, मैं क्या करता हूं कि मुझे बताने हैं कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास विद द कंटेनिंग 0। अगर मैंने मान के चलो a को 0 फिक्स कर दिया, तो बताओ मुझे कि आपकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। ठीक है, मुझे ये बताना है कि अगर मैं 0 को फिक्स कर दिया तो व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास। बेटा थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही थी, तो आई विल जस्ट पुट आउट हियर। ठीक है, चलो इक्विवेलेंस क्लास की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास की बात करता हूँ जिसका 0 के लिए, ठीक है, 0 के इक्विवेलेंस। अच्छा बेटा, मुझे 0 के लिए इक्विवेलेंस क्लास ना ले, तो मुझे बस सिंपल सी बात है, ये वाली कंडीशन देखनी है। अच्छा, अगर मैं 0 हो तो b को अगर 0 कर दूं तो क्या डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर 0 हो तो 2 को डिविजिबल कर दूं, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर मैं 0 हो 4 को 4 रख दूं, बिल्कुल हो जाएगा सर। और सर नेगेटिव, भाई इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, इंटीजर तो नेगेटिव हो सकते हैं, तो बेटा 0 हो तो -2 भी ले सकता हूं, तब भी डिविजिबल है। 0 हो -4, तो बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी, इक्विवेलेंस क्लास आएगी, देखो सारे इवन नेगेटिव भी और पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आप बोल सकते हो -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8, ये सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंस क्लास होंगी, चाहे वो नेगेटिव की तरफ हो चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो। तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास फॉर 0 एज वेल। ठीक है, दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास फॉर 0 एज वेल। ओके सर, ओके बेटू, जल्दी कर लेते हैं। चलो बेटा, शो दैट द फंक्शन आर डिफाइंड एज रिलेशन। ठीक है सर, बहुत इजी है, देख लेते हैं एक बार फटाफट। चलो बेटा, पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए वही सेम कंडीशन है, देखना मजा ही आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा सर, देखो एक आर डिफाइन कर दिया है कि ए जो है वो क्या होगा, लेस देन बी होना चाहिए ए के लिए, और वही सेम कंडीशन। ठीक है सर, अच्छा सर एक बात बताओ मुझे कि आप अगर कोई रिलेशन है, लेट कर लो कि एक रिलेशन इसमें डिफाइन हो रहा है जो कि क्या है, ए कॉमा ए, तो सर मुझे एक चीज तो है कि अगर ए बी के लिए, ए कॉमा बी के लिए ए लेस देन बी है, तो क्या ए जो है ये इंप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि इक्वल तो लग रहा है ना, इक्वल तो लग रहा है, हेंस
हेंस आप डायरेक्ट बोल दो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस आपको दिखाना है, एक बार आपको बस समझाना है। आपने एक लाइन में समझा रहे हो, आप दो लाइन में समझा रहे हो, आप एक ही लाइन में समझा रहे हो, आपका नंबर एक नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो बेटा आगे एक बात कर लेता हूं किसकी, सिमेट्रिक फंक्शन की। किसकी बात कर लेता हूं सर जी, सिमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिमेट्रिक फंक्शन पे क्या होगा, सिमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूं, सिमेट्रिक फंक्शन भाई सिंपल सी बात है सर, कि सर अगर आर, इफ डायरेक्ट इफ बोल दो, इफ जो है आर बिलोंग करता है ए कॉमा बी को, देन मस्ट बी, देन आर जो है मस्ट होना चाहिए, मस्ट बी बिलोंग करना चाहिए किसको, बी कॉमा ए को बिलोंग करना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं, लेट चेक। चेक करोगे तो क्या होगा भाई, तुम्हें पता है कि ए कॉमा बी से रिलेशन जो बनता है भाई, आर रिलेशन ए कॉमा बी से जो रिलेशन बन के आता है वो क्या बन के आता है, ए लेस देन बी। तो आर रिलेशन बी कॉमा ए से रिलेशन क्या बन के आना चाहिए भाई, उल्टा हो जाना चाहिए, बी कॉमा ए, जो कि पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल। भाई आपने कहा, ऊपर कह रहे हो ए जो है लेस देन है बी से, और नीचे कह रहे हो बी लेस देन है ए से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कोई एक ही छोटा होगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस आप क्या बोल सकते हो, नॉट सिमेट्रिक। हेंस आप क्या बोल सकते हो, नॉट सिमेट्रिक। तो बेटा मैं थोड़ा सा ना इसे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और आपको भी थोड़ा सा ना इस चीज को फास्टली वन शॉट में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, मैं ट्रांजिटिव की बात कर लेता हूँ सर जी, मैं किसकी बात कर लेता हूँ सर जी, ट्रांजिटिव फंक्शन की बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ट्रांजिटिव फंक्शन की बात कर ले। ट्रांजिटिव फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ सर जी, तो सिंपल सी सीन है, क्या सीन है वो देख लो, कि ट्रांजिटिव फंक्शन अगर मुझे देखना है, तो ट्रांजिटिव फंक्शन के लिए आपने बोला इफ आर बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी को, ठीक है, एंड आर जो बिलोंग कर रहा है किसको, आर बिलोंग कर रहा है बी कॉमा सी को बिलोंग कर रहा है, देन आर मस्ट बी, वही सेम आर मस्ट बी होना चाहिए, किसको होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, जो कि बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा सी को बिलोंग करने चाहिए। लेट चेक। अब क्या कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं, मैं डायरेक्ट चेक लिख देता हूं, ठीक है, चेक लिख देता हूं भाई, मेरी मर्जी है, जैसे मैं क्वेश्चन रहा बस एग्जामिनर को समझाने की जरूरत है। अच्छा, अगर मैंने आर जो है बिलोंग करा ए कॉमा बी को, तो इंप्लाइज किसको करेगा, दैट इज ए लेस देन बी। अगर मैंने आर बी कॉमा सी को इंप्लाइज करा तो किसको करेगा, दैट इज बी लेस देन सी। सही बात है सर। अच्छा सर देखो, ये दोनों हो गए कंडीशन, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन हो गए। अब तुम खुद सोचो कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में बोल सकता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्वियस बात जो दिख रही है मुझे वो दिख रही है कि हेंस वी कैन से दैट कि भाई ये दोनों से वी कैन से दैट कह सकते हैं कि आपका जो ए है वो लेस देन सी होगा ही होगा भाई। अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो भाई ए तो क्या कहते हैं, छोटा होगा ही सी से। हेंस जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा आर जो है वो बिलोंग किसको कर जाएगा, ए कॉमा सी को बिलोंग कर जाएगा, मतलब वो किसको बिलोंग कर जाएगा, ए कॉमा सी। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन तुम्हारा होता ही चला जाएगा, आई गेस आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ओके बेटा, तो आई गेस बेटा ये जो रिलेशंस की चीजें वो आपको समझ में आए होंगे। मे बी एक दो क्वेश्चन आपको और कराने हैं मुझे, लेकिन ये आपके लिए इनफ है। आप ये इसके बाद आप इस पर्टिकुलर रिलेशन टॉपिक आप मुश्किल से आधा घंटा भी देंगे ना बेटा, आप अपनी खूबसूरती देखने का, आपका रिलेशन निपट गया। चलो बेटा, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। अभी इसमें हम फंक्शन कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आपके लिए फिर से एक वन शॉट वीडियो आ रही होगी, जल्दी वीडियोस आ रही होंगी, जिससे आपके लिए जल्दी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, चलो बेटा फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस की बात करूं तो दैट इज वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द वन फंक्शन, एक चीज समझ लेना। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे एक रे डायग्राम की बात करूं, मैं सीधा रे डायग्राम से आपको बताता हूं, फिर आपको सीधी सी बात बताता हूं। तो दीज आर द डोमेन, ठीक है, दीज आर द डोमेन एंड दीज आर द रेंज। ठीक है, दीज आर द रेंज और यू कैन से द होल इज कोडोमेन, ठीक है ना, द होल इज कोडोमेन। एंड जो रिलेशन, मतलब जिससे रिलेशन बन रहा है, जिन पे एरो आ रहे हैं, दीज आर द रेंजेस। ठीक है, दीज आर द रेंज। तो ये जो है वो रेंज है, और जो होल है वो क्या है, तुम्हारा कोडोमेन है। ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। एक्चुअल में क्या कहता है वन फंक्शन वो समझ लेगा। वन फंक्शन सिंपल सा ये कहता है कि भाई जिसका मतलब अगर आप
जैसे मान के चलो कोई फंक्शन होता है ना, फंक्शन में क्या करते हैं अपन, फंक्शन में एक एक फंक्शन, जैसे मैंने बोला कि x की पावर 3 है, तो दैट इज x पावर 3। तो जब मैं x की वैल्यू को 2 दूंगा, जैसे y इक्वल्स टू x पावर 3 है, तो x की वैल्यू 2 दूंगा, तो बेसिकली y की वैल्यू 8 निकल के आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 दूंगा तो x की वैल्यू 2 दूंगा, y की वैल्यू 8 निकल के आएगी, तो बेसिकली 2,8 हो गया। तो 2 इज ए डोमेन, मतलब बेसिकली आपने क्या इनपुट दिया, और 8 इज ए रेंज की आपका क्या निकल के आया। तो दीज आर द व्हाट, मतलब डोमेन और रेंज इस तरीके से होती है, आपस में रिलेट होते हैं, मतलब 2,8 जो है आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। चलो बेटा, तो अब फंक्शन पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के लिए एरो डायग्राम क्या है कि सर देखो, जो ए की इमेज है वो क्या है, ई है, जो बी की इमेज क्या है वो एफ है, जो सी की इमेज क्या है वो क्या है, जी है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। तो इसका सिंपल सा मतलब जो मुझे समझ में आता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसका मतलब है कि वन फंक्शन का सर सिंपल सा मतलब है कि हर किसी डोमेन की सिर्फ एक ही क्या होगी, इमेज होगी। अब जैसे तुम बोलोगे सर हर की, आप गलत कह रहे हो, आप हर किसी डोमेन की एक ही तो इमेज होगी, आप में क्या बुद्धि नहीं है क्या? मैं बोलूंगा बेटा बुद्धि तो मेरे में है, कैसे है देख। अच्छा, मान के चल कि मैं अगर तुझसे बोलता हूं कि व्हाट इज दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब मैं बोलता हूँ y इक्वल टू 2, तो तुम बोलो, मैं बोलता हूँ कि बेटा x इक्वल टू माइनस 2 पाई वैल्यू निकाल और x इक्वल टू 2 पाई वैल्यू निकाल, तो तुम बोलोगे सर x इक्वल टू माइनस 2 पाई y इक्वल टू 4 आएगा, और x इक्वल टू 2 पर भी y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात तो सर बिल्कुल सही कह दी। इसका मतलब सर एक डोमेन पर, मतलब अलग अलग डोमेन पर सेम इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है ना, मतलब माइनस 2 पाई 4 आ रहा है, 2 पाई 4 आ रहा है, तो दैट इज नॉट अलाउड, फॉर वन मतलब एक डोमेन पर एक ही रिजल्ट आना चाहिए और कोई दूसरा रिजल्ट, मतलब किसी और डोमेन पर रिजल्ट नहीं आना चाहिए वो, ठीक है। तो हर एक डोमेन का हर एक इमेज बोल लो, ठीक है, इसे दिस इज द इमेज, ठीक है, दिस इज द इमेज, और इसे हम प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आप डेफिनेशंस के हिसाब से चलोगे तो दैट इज प्री इमेज, दैट इज इमेज और प्री इमेज। तो हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। हर एक प्री इमेज की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज क्या होनी चाहिए। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा सर, मैनी वन फंक्शन क्या होता है? मैनी वन फंक्शन भी सर सिंपल सा सीन है, देखो सिंपल सा सर क्या सीन है कि भाई अगर आपकी मैनी वन फंक्शन मतलब एक मैनी वन, मतलब आपने काफी सारे डोमेन पर एक ही इमेज आ रही है, मतलब वही मैंने कहा कि -2 और 2 रखने पर, दोनों अलग अलग डोमेन रखने पर भी क्या आ रही है, एक इमेज है। तो आपको ये गाइडलाइन समझ में आ रहा होगा कि भाई x1 और x2 दो अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही किसको कर रही है, इमेज को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही इमेज को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर। अच्छा सर, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, फटाफट सुन लो और फटाफट देख लो, ठीक है। अच्छा बेटा, इसे सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसे सॉल्व हम इस तरीके से करते हैं, देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, अपन एक x1 और x2 को अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है, एक x1 और x2 को अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। और मतलब मैंने बोला था ना कि जैसे फंक्शन एक, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x1 x2 इज ए डोमेन, और fx1 और fx2 इज ए व्हाट, इज ए रेंज, ठीक है, fx1 और fx2 इज ए रेंज। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान के चल लेते हैं कि x1 और x2 जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी अगर डोमेन एंड रेंज के लिए बात करूं, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें हमें ये उल्टा सोच के चलो कि आप ऐसे चलो कि fx1 ये सोच के चलो कि fx1 और fx2 को इक्वल कर दो, आप fx1 और fx2 को इक्वल कर दो, मतलब जो हम वैल्यू रख रहे हैं x1 और x2 पर वो इक्वल है, तो हमारा जो आंसर निकल के आना चाहिए, इससे जो निकल के आना चाहिए वो x1 और x2 इक्वल निकल के आना चाहिए, मतलब वो वैल्यू अलग नहीं है, जो हमने मतलब ये सेम इमेज जो निकाली है वो वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो उसे हम क्या करते हैं, वन फंक्शन। अगर दोनों के इक्वल रखने पर x1 और x2 नॉट इक्वल्स टू आ जाए, अगर दोनों को इक्वल रखने पर x1 और x2 की वैल्यू ही अलग अलग आ जाए, तो देन वी कैन से दिस इज ए मैनी वन फंक्शन। याद रखना बेटा, वन फंक्शन को इंजेक्टिविटी भी कहा जाता है और इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, इंजेक्टिविटी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है और वन फंक्शन भी कहा जाता है। ओके सर। अच्छा बेटा, ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन इज अ वेरी यूनिक और वेरी एफिशिएंट एफिशिएंट फंक्शन। कि ऑन टू फंक्शन सीधी सी बात सर क्या होती है, देखना समझना कि ऑन टू फंक्शन जैसे मान के चलो सर, दिस इज मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, सॉरी फॉर द वेरी बैड डायग्राम, ठीक है। अच्छा,
जैसे मान के चलो आई वुड से कि मैंने बोला 1 2 3, मैंने बोला ABCD, ठीक है। आई एम सेइंग कि 1 से रिलेट कर रहा है, ए से कैसे भी रिलेट कर रहा हो, चाहे वो मैनी वन हो, चाहे वो 2 से रिलेट कर रहा है ये, ठीक है, 3 से इस तरीके से रिलेट कर रहा है। आई एम जस्ट सेइंग दिस, ठीक है। आप क्या कर रहा है कि भाई 1 2 3 जो है रिलेट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जो रिलेट कर रहे हैं वो मतलब जिससे रिलेट हो रहे हैं, तो ए और सी तो तुम्हारे किस में आ गए, रेंज में आ गए। ए और सी किस में हो गए, दैट इज रेंज। और ये जो है पूरा किस में आ गया, दैट इज कोडोमेन में आ गया। ये जो है वो किस में आ गया सर जी, कोडोमेन में निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब ऑन टू फंक्शन ये कहता है, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सर जो आपके रेंज निकल के आ रही है ना, जो आपके रेंज निकल के आ रही है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। मतलब पूरी पूरी कोडोमेन के अंदर होनी चाहिए। जो आपकी रेंज निकल के आ रही है वो क्या होनी चाहिए, पूरी पूरी कोडोमेन के अंदर होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि दीज आर द ऑन टू फंक्शंस। मतलब हर कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो रेंज के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये तो ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई हर इमेज जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, हर इमेज जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रही हर कोडोमेन के लिए, ठीक है। तो दिस इज सिंपल वे कि आप बोल सकते हो, अगर अगर देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई, तो दिस इज डोमेन, याद रखना दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, नॉट ए रेंज। हमें रेंज फाइंड करनी होती है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है, अभी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। दिस इज डोमेन और दिस इज कोडोमेन, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, जो कि हमें बस ये प्रूव करना होता है कि एग्जैक्टली हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल है, देन दैट इज द ऑन टू फंक्शन, जो कि मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रूव करा जा सकता है। अब जैसे अगर मैं तुमसे सीधी सी भाषा में बोलूं कि अगर मैं तुमसे बोला कि अगर मैं तुमसे इस तरीके से कुछ दिया, जैसे अगर मैंने ये दिया और मैं तुमसे बोला दैट इज ए कॉमा बी, दैट इज ए कॉमा बी, फिर तुम्हें रिलेट कर दिया, कैसे रिलेट कर दिया, 1 जो है ए से रिलेट कर दिया, 2 जो है ए से रिलेट कर दिया और 3 जो है इससे रिलेट कर दिया, तो तुम बोलोगे सर ये बात तो समझ में आती है, ये बात तो समझ में आती है। देखो पहली बात, दिस इज वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैं बोलूंगा मैनी वन फंक्शन। क्यों, क्योंकि भाई ए जो है वो 2 डोमेन से रिलेट कर रहा है, ए की जो प्री इमेज है वो क्या है, 2 प्री इमेजेस है, ठीक है। और अब मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ दिस कि ये ऑन टू फंक्शन है, बोलूंगा बिल्कुल ऑन टू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन आपस में क्या है, सेम है, इसके रेंज भी ए बी है और कोडोमेन तो इसकी ए और बी निकल के आई जाएगी। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। लेट्स सी द क्वेश्चन हियर, लेट्स सी द डिफरेंट थिंग, दैट इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वही है कि सर रेंज जो है वो किसके नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो दैन दिस इज द इनटू फंक्शन, जो कि अभी हमने फंक्शन देख ही लिया, मतलब एक डायग्राम से हमने देख लिया कि दैट इज नॉट ए इनटू फंक्शन, जो हमने पहले वाला फंक्शन बनाया था दैट इज ए इनटू फंक्शन। अच्छा, फंक्शन अगर वन वन हो, फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन हो, मतलब जैसे अगर मैंने बोला 1 2 3, मैंने बोला ABC, तो भाई 1 से 1 आया, मान चलो 3 से B आया और 2 से C आया, तो दिस आर द सोचो ये 1 1 भी है, ये फंक्शन कैसा है 1 1 भी है, और ये फंक्शन कैसा है ऑन टू फंक्शन भी है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वी कैन से दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, जहां पर दोनों फंक्शन कैसे हो जाए 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, तो वी कैन से दिस ये व्हाट बाइजेक्टिव फंक्शन। और याद रखना जैसे मैंने 1 1 के लिए बताया था कि 1 1 के लिए इंजेक्टिविटी बोला जाता है, तो यहाँ पर ऑन टू के लिए क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिविटी। तो यू कैन मतलब कभी कभी क्वेश्चन विल पुट लाइक शो द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, शो द सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, दिस टाइप ऑफ प्ले वर्डिंग प्ले यू कैन फेस विद योर पेपर गाइस, है ना। तो ये बात जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ। बेटा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑन टू और बेसिकली हमें अगर बाइजेक्टिव या 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन देखना है तो कैसे एक दो क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो CBSE 2023 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा ईजी कह रहा है कि एक ऐप बिलोंग कर रहा है दैट इज ऑल रियल, डोमेन जो है ऑल रियल एक्सेप्ट -4/3 है, तो दिस इज द डोमेन, जो कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो लिखा होता है वो डोमेन लिखा होता है और यहाँ पर जो लिखा होता है दैट इज कोडोमेन, ठीक है, दैट इज कोडोमेन, और रेंज हम जो है वो निकाल रहे होते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो बी डिफाइन fx जो है, जो एफ से रिलेट कर रहा है, वो fx जो है वो क्या दे रखा है 4x/3x+4 जो है दे रखा है। अच्छा, शो दैट हमें शो करना है f इज ए 1 1 फंक्शन, शो करना है हमें f इज ए 1 1 फंक्शन, ऑल्सो हमें चेक करना है कि f इज ए
इज ए ऑन टू फंक्शन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि 1 1 तो है तो उसे शो करना है, और ये चेक करना है कि वो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। मैंने जैसे बताया था कि अगर मुझे 1 1 प्रूफ करना है तो मैं पहले एक लेट कर लेता हूँ कि f(x1) और f(x2) को इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। आपको बस दिमाग में रख लो, आपको कोई लॉजिक मत समझो। वैसे इसका बहुत अच्छा लॉजिक है, बट अभी आपके लिए इतना टाइम नहीं है कि अगर आपको लॉजिक नहीं आता इसका तो आप बस दिमाग रखो। 1 1 के लिए आप क्या कर सकते हो, f(x1) इक्वल टू f(x2) रख दो, ठीक है। अगर आपने f(x1) इक्वल टू f(x2) रखा, अब देखो जब मैं f(x1) रखूंगा तो भाई fx की जगह x1 डालूंगा तो ये मेरी हो जाएगी 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4, और सेम यहाँ पर इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेसिकली ये जो है कट हो जाएगा, 16 से 16 कट हो जाएगा और बचेगा क्या, x1 इक्वल टू x2। तो हमें सिंपल सी बात ये समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो x1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। हेंस हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि f जो है क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो बेसिकली आपने f(x1) इक्वल टू f(x2) रख के आपको क्या निकालना है, x1 इक्वल टू x2 निकालना है। अगर ऐसा हो जाता है तो वी कैन से दिस f(x). अच्छा कभी कभी क्वेश्चंस में क्या हो जाता है, जैसे कभी कभी होता है, जैसे मान के चलो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो वी कैन से, अब जैसे fx1 इक्वल टू fx2 देते हैं तो बोलते हैं हम x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो x1 प्लस माइनस x2 निकल के आता है। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 भी है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है। तो इसका ये जो सीन है वो तुम्हारा क्या नहीं होगा, वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, वो तुम्हारा मेनी वन फंक्शन होगा। वो मतलब इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। क्या इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। चलो बेटा, अच्छा फॉर ऑन टू फंक्शन हमें सिंपल सा क्या काम करते हैं, हम सिंपल सा समझना, ठीक है। एक फंक्शन को y के टर्म में लिख लेते हैं, एक फंक्शन को किसके टर्म में लिख लेते हैं, मैंने बोला लेट y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर और फॉर सम x, ठीक है। एक फंक्शन को हम y के टर्म में लिख लेते हैं और इस बार क्या करते हैं, हम पूरे x को, देखो ये y जो है x के टर्म में लिखा हुआ है, ये y जो है किसके टर्म में लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड में y है और राइट साइड में क्या है, x है, x और कांस्टेंट। इस बार हम क्या बनाएंगे, x को y के टर्म में बनाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में सिर्फ x होगा और राइट साइड में उसके कांस्टेंट या वाइज होंगे, ठीक है। x कांस्टेंट या वाइज होंगे। ऐसा हम किसके लिए करते हैं, ऑन टू के लिए करते हैं। ये भी दिमाग में रख लेना, ये भी दिमाग में क्या कर लेना, रख लेना, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, वही किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और अपन ने क्या किया, सारे x वाले को किस कहाँ पे लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। बेसिकली मैंने राइट हैंड साइड लिया है यहाँ पर, तो वही बात हो जाती है। तो इधर कर देंगे और x को कॉमन लेके हम सारा y को इधर कर लेंगे। तो बेसिकली मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, जो कि तुम्हारा हो जाएगा x इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y जो है तुम्हारा निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से समझ में आती है, सब बहुत अच्छे से समझ में आती है। अच्छा बेटा, अगर मुझे ऐसा काम करना है तो मेरा काम हो गया। अब तुम क्या करो भाई, तुम्हें सिंपल सी बात है, अब तुम देखो, अब तुम क्या करो बेसिकली, अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। y एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पर y को, अगर मैं देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो वैल्यू निकालो जहां पर वो डिनोमिनेटर जीरो हो गया हो। तो बेसिकली 4 माइनस 3y को अगर मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो y इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4/3 निकल के आ जाएगा। y इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 4/3 निकल के आ जाएगा। सही बात है सर। तो मतलब सर x को रियल होने के लिए, समझना, x को रियल होने के लिए y इक्वल टू 4/3 नहीं होना चाहिए। सारे रियल नंबर चलेंगे लेकिन y इक्वल टू 4/3 नहीं होगा। मतलब y की वैल्यू जो कि हमारी एक रेंज है, एग्जैक्टली क्या है, एक रेंज है, वो क्या हो सकता है कि आर ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपनी y की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अपनी y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3 हो गया। और और मेरी कोडोमेन क्या थी, कोडोमेन थी r, तो जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा, कोडोमेन होगा, जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा, कोडोमेन होगा। सो वी कैन से दिस कि f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बेसिकली f क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी कोडोमेन जो है वो इक्वल नहीं आ रही है। क्या बात इतनी समझ में आती है? बहुत अच्छे से समझ में आती है सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, सीबीएसई 2023 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, अगर मैं एक फंक्शन दिया, एक फंक्शन ये चीज क्या है, ये चीज जो है वो डोमेन है सर जी, और ये चीज जो है वो क्या है, ये है तुम्हारा कोडोमेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अगर कोई fx जो दे रखा है वो दे रखा है √16 - x², ये पूरा अंडर रूट इस पर है, ठीक है।
सो दैट एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। हमें ये शो करना है कि एफ जो है क्या है, ऑन टू फंक्शन है, बट नॉट ए वन वन फंक्शन। हमें ये नहीं करना कि लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है, और मुझे बताना है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए अगर एफ ए जो है वो 7 के इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, जो फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। पहले अपन वन वन पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वन वन पे वही काम करेंगे कि भाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू करेंगे। तुम अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू से करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट एक मेथड भी बता देता हूँ। तुम कोई दो वैल्यू अलग अलग ले लो। तुम्हें पता है कि अगर मैं वन माइनस टू टू, 1 - 1 4 - 4 अगर मैं ये रखूंगा तो मेरे f जो है वो सेम आएंगे। तो मैंने ये दिखा दिया कि भाई f -1 पर और 1 पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू क्या है, सेम निकल के आ रही है। दोनों फंक्शंस की वैल्यू क्या निकल के सेम निकल के आ रही है, लेकिन -1 और 1 जो है वो आपस में क्या है, नॉट इक्वल है। तो बेसिकली दीज आर द वन फंक्शन। अगर तुम्हें डायरेक्ट भी प्रूफ करना है तो यू कैन से, जैसे तुमने बोल दिया कि f(x1) = f(x2), तुमने कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोल दोगे सर कि √16 - x1² = √16 - x2²। अब मैंने तुम्हें बताया था अंडर रूट कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, माइनस से प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट इज x1² = x2²। तो दैट इज x1 = ± x2 निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन, दिस इज नॉट ए वन वन। तुम डायरेक्टली इसे इस तरीके से कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू गाइस, ठीक है। अच्छा, मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो ऑन टू फंक्शन के लिए बड़ी इजी है। कैसे इजी है वो समझ लेते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए एक चीज समझ कि हमें y के इक्वल रखना होता है, बिल्कुल रखना होता है। अच्छा, तुम्हें यहाँ पर एक चीज और, जो कि यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, तुम्हें एक बात पता है कि ये y जो है वो कहीं ना कहीं अंडर रूट में दे रखा है, अंडर रूट 16 - 0, तो y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। y की वैल्यू जो है वो कभी भी लेस देन 0 आ ही नहीं सकती इस केस में। तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से पता कर दिया, ठीक है। चलो बेटा, मैंने दोनों साइड स्क्वायर करा तो y² = 16 - x² हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर x² लाया, y² इधर लाया, तो दैट इज x² = 16 - y² हो गया। अच्छा, मैंने जब स्क्वायर यहाँ पे किया तो प्लस माइनस यहाँ निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। अच्छा, तुम्हें पता है अगर मैं y को निकालूं डोमेन की तरह, जैसे मैं डोमेन निकालता हूं वैसे निकालूं, तो तुम्हें पता है सर कि भाई y 16 - y² और कभी भी ग्रेटर देन 0 होंगे, कभी भी 0 के इक्वल नहीं, वो 0 के लेस देन नहीं होने चाहिए। तो जब तुम निकालोगे तो बेसिकली ये है कि y जो है वो कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करना चाहिए, -4 से लेकर 4 तक बिलोंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि y ऊपर भी था कि y -4 से 4 बिलोंग करेगा, लेकिन y ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब मैं इन दोनों का एक इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, y जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से 4 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हमने यहां से निकाल लिया कि y जो है, जो हमारी रेंज है वो हमारी क्या होगी, 0 से 4 के बीच में होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। अगर ये 0 से 4 के बीच में है और तुम अगर देखोगे तो बेसिकली कोडोमेन भी क्या है, 0 से 4 के बीच में है, तो दिस इज इक्वल टू कोडोमेन। हेंस आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। बेटा, दिस इज हाउ द रिलेशन एंड फंक्शन इज वर्क। यही था, मतलब मैंने जितना कंसाइजली आपको पढ़ा सकता था उतना कंसाइजली मैंने ये पढ़ाया। आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप अपने इस पर्टिकुलर से आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिल सकती है। इफ़ यू गाइज वांट एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी मटेरियल और एनीथिंग यू वांट गाइज, प्लीज़ गिव मी द कमेंट्स, और मैं आपको सारे का, अगर आप कमेंट्स में मुझे जो भी हेल्प मांगते हैं वो सारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट रिवीजन। सो बाय बाय, टाटा, सी।